हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बोधिसत्व पीसीएस। फ्रेंड्स, चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम हो या किसी भी स्टेट पीसीएस लाइक बीपीएससी या यूपीपीएससी या जेपीएससी, किसी भी स्टेट पीसीएस की बात करें, ये एग्ज़ाम्स जो है इसको क्रैक करने के लिए न्यूज़पेपर रीडिंग जो है बहुत ही मस्ट है। यदि आप जो लोग भी सिलेक्ट होते हैं उनकी बातों को सुने या टीचर्स की बात को सुने तो सब कहेंगे कि न्यूज़पेपर रीडिंग जो है हमारे सिलेक्शन में या किसी को सिलेक्शन दिलाने में बहुत ही क्रूशियल भूमिका निभाता है। तो इससे निष्कर्ष हम ये निकाल सकते हैं कि न्यूज़पेपर रीडिंग जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके प्रिपरेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, तो क्या है कि आप यदि पिछले सालों, मेन बात क्वेश्चन ये उठता है कि क्यों न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत आवश्यक है, क्यों हम न्यूज़पेपर रीडिंग करें। ये मान लीजिए कि द हिंदू है, द हिंदू का कोई भी आर्टिकल या किसी भी न्यूज़पेपर का आर्टिकल हम क्यों पढ़ें। ठीक है, तो यदि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखोगे, चाहे बीपीएससी की बात करें या यूपीपीसीएस की बात करें, बीपीएससी की बात ही कर रहे हैं अभी फिलहाल, तो बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखिए इवन इफ, तो आपको पता चलेगा कि जो भी क्वेश्चन सेटर्स हैं, जो भी आयोग के मेंबर्स हैं जो क्वेश्चन सेट करते हैं, क्वेश्चन को कितना डायनेमिक बनाने की कोशिश करते हैं। और यह डायनेमिज्म की समझ जो है आपको न्यूज़पेपर रीडिंग के थ्रू ही विकसित हो पाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आज का पूरा सेशन देखने के बाद न्यूज़पेपर रीडिंग का जो हवा है, और न्यूज़पेपर रीडिंग आपको बहुत ही क्लिसिड लगता है, बहुत ही डिफिकल्ट लगता है, उसको न्यूज़पेपर रीडिंग करना और उसका नोट्स बनाना बहुत ही आसान होने वाला है। एक फॉर्मूले की बात करेंगे जिससे आपका न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत ही आसान हो जाएगा, तो आप इसे शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है, यह प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन उठाए हमने, करंट अफेयर से बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। जैसे 65वीं बीपीएससी जो हाल ही में संपन्न हुई है, 65वीं बीपीएससी मेंस, इसमें देखिए क्वेश्चन था कि कोविड-19 की स्थिति के कारण उत्पन्न हुई नौकरियों पर संकट की स्थिति को नियंत्रित करने और राष्ट्र के विकास की गति को बनाए रखने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्या भूमिका निभा सकते हैं, इस पर विस्तार से चर्चा करें। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, एक तो आप ये सोचोगे, सोच में पड़ जाओगे कि ये इकोनॉमिक सेक्टर का क्वेश्चन है, इकोनॉमी का क्वेश्चन है, या साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, या सोशल इश्यूज का क्वेश्चन है। ठीक है, यह मैं आपको बताना चाहूँगा यह तीनों का कॉम्बिनेशन है, तीनों का कॉम्बिनेशन बना के आयोग के द्वारा यह क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसी तरह आपको कहीं भी रेडीमेड इसका आंसर नहीं मिल पाएगा। देखिए, बहुत लोग ये समझते हैं कि न्यूज़पेपर रीडिंग का मतलब क्या होता है, न्यूज़पेपर रीडिंग का मतलब होता है केवल इंफॉर्मेशन गेन करना। तो मैं आपको कंफर्म करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा फ्रेंड, यदि आप नए हैं और पुराने भी हैं लेकिन न्यूज़पेपर इस तरीके से पढ़ते हैं केवल इंफॉर्मेशन गेन करने के चक्कर में, तो यह आपको केवल प्रीलिम्स में ही सहायता देगा, मेंस में उतना सहायता नहीं दे पाता है। मेंस सब्जेक्टिव होता है, आपको किसी भी टॉपिक, करंट टॉपिक हो, उसको लिखने के लिए मेंस में आपको उसकी गहन समझ होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? गहन समझ होनी चाहिए। ठीक है, डीपली अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। यहाँ पे मैं आपको कंफर्म करना चाहूँगा एक बात और, गहन समझ का मतलब ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करना नहीं होता है। गहन समझ का मतलब होता है कि वो क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, और जो इन्फॉर्मेशन है या जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसका हमारे सोसाइटी के किसी भी अंग पे किस तरीके का प्रभाव पड़ता है, यह गहन समझ होगा। और उससे रिलेटेड कुछ जो इन्फॉर्मेशन होंगे, फैक्ट्स होंगे, वो क्या करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे यूज किए जा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भू राजकीय गतिशीलता में जियोपॉलिटिकल जो भी डायनामिज्म है उसमें सांकेतिक परिवर्तन के रूप में OIC, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन कंट्रीज के कैबिनेट मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत को अतिथि विशेष के रूप में UAE के निमंत्रण का विवेचन करें। ठीक है, यह चूंकि इंटरनेशनल रिलेशन का क्वेश्चन है तो डायरेक्ट इसमें इंटरनेशनल रिलेशन के बहुत सारे आयाम हैं। आपने पढ़ा होगा, यदि आप पढ़े होंगे पहले से इंटरनेशनल रिलेशन, कि किसी भी कंट्री से हम लाइक माइंडेड कंट्री से इंटरनेशनल रिलेशन जो है डेवलप करना चाहते हैं। ठीक है, और कोई भी इंटरनेशनल रिलेशन किसी भी 2 कंट्रीज का या 3 कंट्री का आपस में, उसके सोसाइटी के हर एक एस्पेक्ट को, कंट्री के हर एक आयाम को छूने की कोशिश करता है, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनैतिक हो, सांस्कृतिक हो, हर एक तरीके से।
तो ये आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग जो हैं शिकायत कर रहे थे। बहुत सारे मित्र जो मेंस का एग्ज़ाम दिए थे वो यही कह रहे थे कि यार ऐसे तो हो नहीं पा रहा है, डायरेक्ट हम आंसर नहीं लिख पा रहे हैं, तत्काल हमको प्रॉम्प्ट सोचने में समय लग जा रहा है, तो क्वेश्चंस कम लिख पाते हैं और आंसर जो है वह सही तरीके से भी नहीं लिख पाते हैं और नंबर नहीं मिलता है। ठीक है, तो डायनामिज्म को डेवलप करने के लिए आपको करंट अफेयर्स की प्रॉपर रीडिंग होनी चाहिए न्यूज़पेपर के थ्रू। आप करेंटली मैगजीन पढ़ो, ठीक है, लेकिन न्यूज़पेपर जो है मस्ट है डेली रीडिंग। अब देखिए कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए मान लीजिए कोई भी टॉपिक है, उसको हम ये फॉर्मूला है, बहुत लोगों का आजमाया हुआ है और बहुत ही एक्सपीरियंस के बाद मैं बता रहा हूँ, WWE फॉर्मूला। ठीक है, WWE फॉर्मूला का मतलब हुआ W फॉर वॉट, W फॉर वाई और W फॉर इफेक्ट। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला हो गया, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये कोई मैथमेटिकल कैलकुलस और कैलकुलस के इंटीग्रेशन का या डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला नहीं है, लिमिट का फॉर्मूला नहीं है कि आप इसे घबराओगे। चलिए, WWE फॉर्मूला को हम ये आज के करंट टॉपिक पे, ये देखिए 29/5 का एक द हिंदू का आर्टिकल है। इसमें कह रहा है कि स्कोप ऑफ सेक्शन 304B इन डॉरी डेथ वाइडन्ड बाय SC। सुप्रीम कोर्ट ने जो 304B IPC का सेक्शन होता है, IPC बोले तो इंडियन पिनल कोड, ठीक है, भारतीय दंड संहिता का जो भाग है, धारा है 304B, इसको वाइडन करने की कोशिश करी है, इसको विस्तृत करने की, इसके व्याख्या को और बढ़िया तरीके से डिस्क्राइब करने की सुप्रीम कोर्ट ने कोशिश करी है। ठीक है, ये हेडिंग हो गया। मान लीजिए हम 29/5 का न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं जिसमें ये आपके सामने आया, तो अब आप जो है इसको किस तरीके से सिंप्लीफाई करोगे किसी भी टॉपिक का, चाहे वह आप एस्थेटिक पोर्शन में पढ़ रहे हो, कोई भी टॉपिक, मान लीजिए फंडामेंटल राइट या कुछ भी, या करंट अफेयर्स के टॉपिक को पढ़ रहे हो, किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले टॉपिक को सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। तभी जो है आप बढ़िया तरीके से उस टॉपिक को समझ सकते हो, और इसी को एक्टिव लर्निंग भी बोला जाता है। ठीक है, अब बात कीजिए, हम आते हैं मुख्य मुद्दे पे। देखिए यहाँ पे जो है IPC की धारा 304B की बात कर रही है, सुप्रीम कोर्ट बात कर रहा है कि इसको वाइडन किया जाए। ठीक है, तो देखिए अब इसमें WWE जो है हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि क्या है, मैटर क्या है। मान लीजिए IPC 304B का विस्तृतीकरण या व्याख्या सही तरीके से, तो ये क्या है, ठीक है, इसके अंदर क्या हो रहा है, व्हाट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा है, ठीक है, और इसका जो है हमारी सोसाइटी पे और जो भी सिचुएशन है इसको कहाँ तक प्रभावित कर सकता है या उस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, हमने WWE फॉर्मूले के तहत जो है इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया कि IPC की धारा 304B के तहत जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का मतलब सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या आई है इसको लेके, उसमें क्या क्या हमको पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए, अब इसको हमने एक फॉर्मूला तैयार कर लिया, अब इसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, आप इस आर्टिकल को जरूर पढ़ना, मैं अपने टेलीग्राम लिंक पे हमेशा बढ़िया बढ़िया आर्टिकल और क्विजेस शेयर करते रहता हूँ, या जो भी PDF नोट्स, जो भी टॉपिक पढ़ाता हूँ उसका नोट्स और PDF टेलीग्राम ग्रुप पे चलते रहता है, जाते रहता है, तो आप उसको टेलीग्राम ग्रुप को जो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पे इसका आपको PDF मिल जाएगा। तो देखिए हमने WWE के तहत देखा कि इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है। अब W फर्स्ट क्या स्टैंड करता है, क्या क्या मैटर है, तो देखिए IPC की धारा जो है 304B को लेके सुप्रीम कोर्ट की क्या चिंता है। ठीक है, इसका डिफिनीशन आप पढ़ोगे, मैं इसका समरी बता देता हूं, आप खुद से पढ़ना। इसमें कहा गया है कि जो भी दहेज हत्या बनती है उसके लिए किसी महिला की मृत्यु, ध्यान से सुनिएगा, किसी महिला की मृत्यु जो है विवाह के 7 वर्षों के अंदर होना चाहिए। ठीक है, 7 वर्षों के अंदर के 7 वर्षों के भीतर यदि जलने की वजह से, ठीक है, अथवा किसी प्रकार की शारीरिक चोट या असामान्य परिस्थितियों में होनी चाहिए। ठीक है,
तब जाके दहेज का हत्या बनता है। इसके अलावा महिला की मृत्यु के ठीक पहले उसे दहेज की मांग के संबंध में अपने पति या ससुराल वालों से क्रूरता या उत्पीड़न का सामना करना पड़ा हो। मृत्यु के ठीक पहले, मृत्यु के ठीक पहले, ठीक है। ये जो शब्द है असामान्य परिस्थिति और मृत्यु के ठीक पहले, इसी शब्द से जो है इसी शब्दांश से जो है सुप्रीम कोर्ट को दिक्कत है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, क्या कह रहा है कि ये जो शब्द हैं असामान्य परिस्थिति या मृत्यु से ठीक पहले, इसके बहुत ही एब्जर्ड इंटरप्रिटेशन किया जाता है कोर्ट्स के, विभिन्न कोर्ट्स के द्वारा। अब ये एब्जर्ड इंटरप्रिटेशन क्या है? जैसे असामान्य परिस्थिति, असामान्य परिस्थिति का सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि बहुत ही लिबरल डिफिनीशन हो, इसका बहुत ही उदार व्याख्या करी जाए। असामान्य परिस्थिति का मतलब क्या है? यदि सामान्य परिस्थिति में होता है तो ठीक है, हम कैसे डिफाइन कर पाएंगे कि असामान्य परिस्थिति में हुई है या सामान्य परिस्थिति में मृत्यु हुई है? एक तो इस शब्द को लेके इसको मतलब चिंता है, और मृत्यु से ठीक पहले का मतलब क्या? मान लीजिए कि किसी की मृत्यु अभी 4 बजे हो रही है, तो 3 बजे उसकी 3 बजे उसके ऊपर कोई, उसके शरीर के ऊपर कोई चोट हो या किसी भी प्रकार का उसका मतलब किसी भी प्रकार से उसके शारीरिक चोट या इंटरनली चोट पहुंचाने की कोशिश करी गई हो, इसका मतलब यही होता है ना। मृत्यु के ठीक पहले का डिफिनीशन जो है, इसको डिफाइन करने को लेके विभिन्न जो भी कोर्ट्स के जजेज हैं वह मृत्यु से ठीक पहले की व्याख्या मृत्यु के तुरंत पहले को लेके करते हैं। मृत्यु के ठीक पहले और तुरंत पहले, ठीक है, इंस्टेंट, तुरंत पहले, ठीक है। मान लीजिए कि मृत्यु 4 बजे हुई है तो 3 बजे, ये वाली व्याख्या करते हैं। ठीक पहले को वो तुरंत पहले करते हैं। तो ये दो ऐसे शब्दांश हैं जिसको लेके सुप्रीम कोर्ट चिंतित है, ठीक है। अब बात आती है कि सुप्रीम कोर्ट क्यों चिंतित है, ठीक है। शब्दांश से क्या फर्क पड़ता है? शब्दांश से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, शब्द ही है ना, कभी कोई व्याख्या हो जाती है, चलती है बात, तो कोई मतलब तो होना नहीं चाहिए। लेकिन क्यों चिंतित क्यों है? देखिए, एक डाटा के अनुसार 1999 से 2018 के बीच, लगभग 1 दशक के बीच जो है, जो भी हत्याएं हुई हैं देश में, उसमें 40% to 50% हत्या जो है दहेज के मामले से संबंधित हैं, दहेज हत्या से के वजह से हैं, ठीक है। जो भी 40 से 50% मामले हैं जो 1999 से 2018 के बीच हुआ है, ये पिछले 1 दशक में, या इसमें से 40 से 50% जो हत्याएं हैं वह दहेज रिलेटेड हत्याएं ही हैं। केवल यदि 2019 की बात करी जाए तो इसी स्टडी में बताया गया है कि आईपीसी की धारा 304B के तहत जो है 7,115 मामले जो है हत्या के दर्ज करे गए हैं 2019 में। तो देखिए, किसी भी सभ्य सोसाइटी के लिए ये सारी चीजें जो हैं कलंकित करने वाली होती हैं। इसी को लेके सुप्रीम कोर्ट जो है चिंतित है, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया कि क्या है, क्या इंटरप्रिटेशन करना चाहता है सुप्रीम कोर्ट, क्या मैसेज देना चाहता है अब इस नई व्याख्या के थ्रू, और क्यों देना चाहता था, ठीक है। अब देखिए, अब इसका प्रभाव के बारे में हम बात करेंगे। प्रभाव मल्टी डायमेंशनल होता है, इसका मतलब अच्छा प्रभाव भी पड़ सकता है, पूरी तरीके से सफल भी हो सकता है, असफल भी हो सकता है, ठीक है। यदि इसको अच्छी तरीके से मतलब इसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाए तो हमारे सोसाइटी पे जो भी नेगेटिव प्रभाव है इसका, उसको पॉजिटिव में बदला जा सकता है, उन हत्याओं को रोका जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रभाव, ठीक है। अब प्रभाव में आता है आपका निष्कर्ष भी। जब किसी भी टॉपिक को लिखते हो तो उसका निष्कर्ष भी प्रभाव में आता है। देखिए, यह जो है मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को आप महिला सशक्तिकरण या महिला से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं, वुमेन एम्पावरमेंट को लेके, उसमें इस टॉपिक को आप डाल सकते हो सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्णय को और व्याख्या को। तो आपका आंसर जो है बहुत ही डायनेमिक हो जाएगा, ठीक है। अब प्रभाव में हम बात कर रहे थे कि प्रभाव में ही निष्कर्ष आता है। तो देखिए, अब निष्कर्ष क्या लिखेंगे कि समय की क्या मांग है कि 304B का जो है उदारपूर्ण व्याख्या होना चाहिए, ठीक है, उदारपूर्ण व्याख्या होनी चाहिए, प्लस जो भी बेतुकी व्याख्याएं हैं, एब्सर्ड इंटरप्रिटेशन है, उसको खत्म करना चाहिए। और जो भी आरोपी हैं, मान लीजिए किसी पे आरोप लगता है तो उसको अपना पक्ष रखने का भी समूचा प्रबंध समय देना चाहिए, ताकि वो भी अपना पक्ष रख सके, ताकि किसी को भी
इसमें फंसाया ना जा सके और इस 304 का मिसयूज भी ना हो सके। ठीक है, तो ये था हमारा मतलब हमारा समय की अभी जो वर्तमान स्थिति है उसमें ये डिमांड है। अब देखिए, अब इसमें फिर निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं कि हम इसको मतलब सॉर्ट आउट करने के लिए, जो भी प्रॉब्लम है इसको सॉर्ट आउट करने के लिए जो भी बालिकाएं हैं, फीमेल लिटरेसी को बढ़ाया जाए। ठीक है, फीमेल लिटरेसी बालिकाओं को पढ़ाया जाए और जो भी सरकारी कानून गवर्नमेंट रूल्स बनते हैं उनका सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, मास मीडिया के थ्रू अभियान शुरू किया जाए। ठीक है, तथा जो भी लोग हैं और जो भी समाज है जो इस विभत्स कृत्य को करता है उनके बीच जागरूकता फैलाई जाए। ठीक है, और जो लोभ है, लोगों का लोभ रहता है कि चलो हम दहेज ले लेंगे तो फ्री में इतना सामान मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। तो इस सारी चीज़ों को तोड़ने के लिए बहुत सारी चीज़ों को करने की आवश्यकता है। लाइक इस लोभ को तोड़ने के लिए पहले ही से लोगों को एम्पावरमेंट करना चाहिए, एम्पावर्ड करना चाहिए, एजुकेशन देना चाहिए। निरक्षरता है और जो भी सोशल डॉगमा है उसको तोड़ना चाहिए, कानूनों का पालन अच्छी तरीके से करना चाहिए, जिसके भय से अगर कोई ये इस कृत्य को करना भी चाहे तो उसका डर उसके ऊपर है और इससे वह इस कृत्य को न कर पाए। तो ऐसे अगर हम पढ़ेंगे तो न्यूज़पेपर बहुत ही सिंप्लीफाइड हो जाएगा। और मैं बताना चाहूँगा कि बीपीएससी का जो ट्रेंड है काफ़ी बदल चुका है। आपने देखा होगा कि 66वीं बीपीएससी के प्रीलिम्स में 108 जो है जनरल का कट ऑफ गया था। ठीक है, तो 67वीं में इसका प्लस ही मानिए, इससे कम जाने की तो संभावना है ही नहीं। यदि ज़्यादा टफ क्वेश्चन पूछता है फिर भी वो 105 प्लस ही रहेगा। ठीक है, अब के समय में आपको अपना कंपटीशन और करप्शन दोनों से लड़ना है, तो आपको चाहिए कि जो भी स्टडी करें आप इंटीग्रेटेड करें, प्री कम मेंस, प्री प्लस मेंस दोनों की स्टडी साथ साथ करें और इसका न्यूज़पेपर का डेली नोट्स बनाएं ताकि जो है आपकी तैयारी अच्छी हो और फाइनली आप अपना एम प्राप्त कर सकें। आई होप कि मेरे द्वारा प्रोवाइड किए गए तथ्यों को आप समझ पाए होंगे, आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का आइकन आता है उसे दबा दें ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।